जय हिंद। 30 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं भाषा 1 के अंतर्गत मित्र। सबसे पहले गद्यांश आपका सेगमेंट है। 91 प्रश्न से 99 का उत्तर देना है। चलिए देखा जाए। जैसे आपके प्रश्न है, सबसे पहले क्या करना होता है, प्रश्नों को पढ़ना होता है। प्रश्न को पढ़ेंगे, सर्वप्रथम प्रश्न वगैरह को पढ़ना है। तो प्रश्न संख्या आपका 91 है। विकसित शब्द में प्रत्यय है, चूँकि 2-3 आपके जो है व्याकरण सेगमेंट से ना तुरंत बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आप टैली करा लिया करें पैसेज से। 91 विकसित शब्द में प्रत्यय है, तो विकास है मूल शब्द, उसमें इत प्रत्यय लग जाएगा। प्रत्यय अर्थात सफिक्स, बाद में लगने वाले शब्द। तो 3rd नंबर हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। 3rd नंबर इज द राइट आंसर। बाकी आपका जो है सत, सित, ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल आप जोड़ करके देखेंगे। चलिए मित्र, नेक्स्ट आपका प्रश्न है 92। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, तो इसको पैसेज से जोड़ करके देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सबसे अधिक महत्व इतिहास को, कला है वो कला को, भाषा को, विज्ञान को। नेक्स्ट, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर। नेक्स्ट, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है, तो पैसेज के आधार पर देखेंगे। 96, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है, तो देखेंगे हम गद्यांश के आधार पर। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। चलिए, किसका रास्ता अपना रही है देखा जाएगा। 98 में से कौन सा मूल शब्द से भिन्न है। अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक। तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक। अभिव्यक्ति 1 नंबर, अभिव्यक्ति में ती, अंत में क्या है, प्रत्यय ती है, तो इस प्रकार से 1 नंबर उत्तर होना चाहिए, लेकिन हम लोग पैसेज के आधार पर देख लेंगे इसको, है ना। वैसे तो अभी तक तो आपका 1 नंबर उत्तर होना चाहिए, इसीलिए पैसेज के पहले प्रश्नों को पढ़ लिया करें, आपके 2-3 प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट 99, आज की तालीम भी इस दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। निपात क्या होता है, जो किसी वाक्य में जोड़ देता है, जैसे मैं, जैसे मैं, ही, भी, तो ये सब क्या होते हैं, निपात होते हैं। और यहाँ पर आपका निपात के रूप में क्या काम कर रहा है, निपात के रूप में आज की तालीम भी, तो आप देख रहे हैं आपका जो है आज की तालीम भी, तो भी वाक्य पर जोड़ देने का काम कर रहा है, अर्थात 99 का 3 नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चनों को दिमाग में रखना है और फिर पैसेज को करना है। चलिए मित्र, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका जो है ना, पैसेज को देखा जाए। सबसे पहले पैसेज क्या है, पैसेज को पढ़ा जाए। हाँ जी, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया। आधुनिक शिक्षा के बारे में बोला जा रहा है, तो आधुनिक शिक्षा के बारे में क्या है देख लिया, जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। किसका महत्वपूर्ण स्थान है, विकसित ज्ञान का, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक, स्वाभाविक एक शब्द आपका आ गया, आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी, बाल्यावस्था के बारे में दिया गया है, कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। अच्छा जी, कला शिक्षा के बारे में जहाँ मिलता भी है, वहाँ बच्चा 11 से 12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा के क्रम में कला प्रवृत्तियाँ को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा कि हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोरावस्था और उसके बाद सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। तो पैसेज को फिर आगे देखें। वैसे यहाँ तक आप पैसेज को, क्वेश्चनों को दिमाग में रखा हुआ तो आपको प्रश्न के उत्तर मिले होंगे।
नेक्स्ट है आपका आज के विषय, आज के विषय, आज के सभी विषय, आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। क्या है? तार्किक। तार्किक हो गया, स्वाभाविक हो गया, इन पर एकमात्र जोड़ देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान हो रही हैं। तो कला प्रवृत्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दिया जा रहा है, जो भावना प्रधान होती है, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। यह प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि तार्किक भी दिया गया है। विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती। किशोरावस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर विध्वंस का जुआर चढ़ा है। इस भयानक अवस्था को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। कौन दे रहा है? ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। अब प्रश्न को देखेंगे दोस्त। प्रश्न संख्या 91 का आपका जो इत हो जाएगा, तीसरा नंबर विकल्प हो जाएगा। चूंकि सफिक्स हैं वो, प्रत्यय हैं वो जो बाद में लगते हैं, और उपसर्ग यू नो वेरी वेल, उपसर्ग प्रीफिक्स आगे जुड़ करके जो वाक्य का नया शब्द का नया निर्माण कर देते हैं। 92 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा पता नहीं, सुखद है, दुखद है। तो आपको कहा भी गया है यहाँ पर कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? तो आधुनिक शिक्षा का नतीजा काफ़ी, हाँ जी दोस्त, आधुनिक शिक्षा का नतीजा दुखद है। दुखद है, ये आप देखें पैसेज में टैली करना है। संस्कृत में भी यही काम करेंगे, इंग्लिश में भी आपको 90% इस प्रकार से कार्यरत होगा। आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो बाकी आपके तीनों बाकी नेगेटिविटी बातें चल रही हैं। आधुनिक शिक्षा जिस प्रकार से कला साहित्य आदि को भूलते जा रहा है, तो यह क्या कर रहा है? परिवार दुखी है, मानस दुखी है। हाँ जी, यानी कि नेगेटिव पक्ष की ओर आकलन करना है। परिवार दुखी है, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? आधुनिक शिक्षा में, तो आधुनिक शिक्षा में किस विषय की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ, आपने पढ़ा अभी आधुनिक शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा किस ओर? विज्ञान वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, विज्ञान को। चलिए देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? तो बाल्यावस्था पर, विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर। तो किस पर ज़्यादा? तो कला प्रवृत्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको अंडरलाइन करके वहाँ बताया था मैंने, कला प्रवृत्ति की ओर ज़्यादा से ज़्यादा बातें बोली गई है। 95 अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय तो क्या है ये? तो ये सभी विषय क्या हैं? बोध प्रधान है, तर्क प्रधान है। क्या हो जाएगा? देखिएगा, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उसका नतीजा भी देख लिया, जिसमें विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात विकसित ज्ञान का, कि बच्चे अंडरस्टैंडिंग कर सके, बच्चे समझ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन रूप से अंडरस्टैंडिंग हो सके बच्चों की। अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बोध प्रधान। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय बोध प्रधान है। तर्क प्रधान तार्किकता को देकर के नहीं देखेंगे, क्योंकि पहले ही आपका कह दिया गया है वास्तविक जीवन से। बोध प्रधान, तो हमारा 1 नंबर आंसर होगा। 96 नंबर, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है। तो स्पष्ट कहा गया है कि समाज में विभाजन हो रहा है, कलह उत्पन्न हो रहा है, मानस चिंतन क्या है? दुखी है। नेक्स्ट, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव से डैश का रास्ता अपना रही है। तो आपने पढ़ा
कि क्या किसका रास्ता अपना रही है, किशोरावस्था तार्किकता और प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है। तो देखेंगे आप पैसेज को, तो पैसेज में किशोरावस्था, बाल्यावस्था में कला को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है, जहाँ मिलता भी वहाँ बच्चा 11 से 12 वर्ष का होते ही, आप देखें पैसेज को, ये आपका उचित स्थान नहीं है, कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया। ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र में किशोरावस्था और उसके बाद के सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। तो आप देखें, इसमें खोजने की कोशिश करें किशोर अवस्था, यहाँ पर फिर दिया गया है किशोर अवस्था। इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। क्या हो रहा है? नतीजा काफी भयानक हो रहा है ना। तो देखें प्रश्न को, प्रश्न आपका है, तो भयानक हो रहा है अर्थात पतन की ओर जा रहा है, पतन की ओर जा रहा है। क्या हो रहा है? किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में। तो वैसे भी निगेटिव को लेना है कि अभाव में, तो पतन की ओर। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है? तो अभिव्यक्ति, अंत में क्या है? अभिव्यक्ति ती, और दूसरे में क्या प्रत्यय? तार्किक, स्वाभाविक एक, और साहित्यिक एक। तो अभिव्यक्ति के बारे में 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्त। 99 क्या है? आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात, तो वाक्य में निपात क्या हो जाएगा? जोड़ देने वाला। आज की तालीम भी, यहाँ आज भी हो सकता है, आज की तालीम, आज की शिक्षा भी इसी दौर में साथ दे रही है। आज की तालीम भी, और भी हो जाएगा। यहाँ हमारा 3rd इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मित्र, 100 से 105 तक के पद्यांश, पोइट्री टाइप का देखते हैं। आप देख रहे हैं, चलिए प्रश्न को देखा जाए। सबसे पहले, निस्सीम शब्द कौन सी संधि है? निह जोर सीम, तोड़ेंगे तो निह जोर सीम। तो निह नौहर्षीकार विसर्ग, जहां विसर्ग मिल गया संधि को विच्छेद करने पर, विग्रह करने पर, तो वह विसर्ग संधि होती है। बात बस इतनी सी है ना। तो ये आपका, ये 3 नहीं, ये आपका 4 नंबर उत्तर हो जाएगा, निह जोर सीम, है ना। चलिए, और आप जानते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, फिर उसके बाद आपका दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि, ये स्वर वाली होती हैं। और आपका व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन कम से कम एक भी होना चाहिए जब आप विग्रह करेंगे। तो हमारा YouTube वीडियो आप देखेंगे तो उसमें बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। एक बार में सारा सुपड़े साफ हो जाएगा। हाँ जी, तो चलिए यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो गया? विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया। अच्छा, ऐसा प्रश्न है कि यतिवर कहकर संबोधित किया गया, यह दिमाग में रख लेना है। 102 हिमगिरी है। हिमगिरी का आशय क्या है? आशय अर्थ क्या है? स्वर्णिम मुकुट, ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट, क्या? हिमगिरी, है ना। तो हिमगिरी आपका दिया गया है। और वैसे भी हिम का गिरी अर्थात कहने का मतलब है दोस्त, आपका उत्तर तो यूं भी आपका जो है ना बर्फ का मुकुट हो जाएगा। हिम माने बर्फ, गिरी, ये गिरी है गौ, हाँ ये गौ है दोस्त, हिमगिरी। तो किसका मुकुट? बर्फ का मुकुट। स्वर्णिम मुकुट होगा क्या? ठंडा मुकुट बिल्कुल नहीं, चांदी का मुकुट बिल्कुल नहीं। देखते आप उत्तर मार सकते हैं यूं भी तार्किकता के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न 103, नागपति क्या है? नागपति, ये नागपति है, ये तो नगपति होगा ना, नगपति का विग्रह। तो नग का पति है ना, नग का पति। तो नग का पति क्या जी? तो नग माने क्या? पर्वत। तो पर्वत का जो पति होता है, पर्वतों का पति, पर्वतों का पति नगपति, पर्वतों का पति जो होता है वो नगपति कहलाएगा। ओहो, ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, नगों, ये क्या है? नग है, नग है, यहाँ भी नग है, ये आकार एक्स्ट्रा में आ गया है,
नग, तो नगपति का विग्रह और समास होगा। देखिए दोस्त, नगपति क्या होता है? पर्वतों का जो राजा होता है उसको कहा जाता है। अब देखें, तोड़ते हैं तो तत्पुरुष समास मिलेगा। वैसे समास कितने होते हैं? मुख्यतः 6 होते हैं। संस्कृत में आप नए समास बना लें, जैसे कि अप्रत्याशा, जिसमें नहीं का भाव संदर्भित रहता है ना, नहीं का भाव जिसमें संदर्भित रहता है। तो देखें, सबसे पहला अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय, फिर द्वंद्व, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को फिर कारक, कारक कितने होते हैं? केस 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पढ़, संबोधन हे अरे, तो संबोधन को हटा दीजिए, ऊपर वाला कर्ता ने, कर्ता को हटाइए, बाकी क्या आया? कर्ता को हटाइए तो कर्ता ने, कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में क्या होता है? को, तो जहां विग्रह करने पर को मिल जाए वह कैसा हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। करण के बाद फिर आपका कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, फिर उसके बाद करण, अर्थात कर्ता ने कर्म को, कर्म में क्या होगा? चिन्ह को होगा, करण से यानी कि जुड़ने के संदर्भ में, जुड़ाव के संदर्भ में। चलिए देखेंगे, तो यहां विग्रह करते हैं। विग्रह करने पर दोस्त आप नग का पति, क्या मिलेगा? नग का पति, तो का, के, की या रा रे री संबंध को दिखाता है। क्या? संबंध को, तो संबंध तत्पुरुष समास होगा। यह तो है आपका तत्पुरुष समास दिया गया है, नग दिया है, नग, रत्न, तो रत्न का पति, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी चौथा ही ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा होगा, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका देखेंगे 104, किसी पंक्ति में कहा गया है क्या? 104 नंबर प्रश्न है, ये क्या होगा दोस्त? ये किस पंक्ति में, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, शक्ति, हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। तो अच्छा, हाँ, शक्ति की ज्वाला का ढेर है, तो ये क्या है आपका? साकार दिव्य गौरव विराट, साकार दिव्य गौरव विराट, साकार दिव्य गौरव विराट। फिर युग युग अजय निबंध, युग युग अजय निबंध मुक्त, मेरे भारत के दिव्य भाल। फिर 4 नंबर आपका पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो पैसेज को पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे, प्रोज को पढ़ेंगे, पोइट्री को पढ़ेंगे, पद्यांश के भाग को। नेक्स्ट आपका है जिसे जीता ना सके, जिसे जीता नहीं जा सके तो उसे क्या कहा जाता है? सीधी सी बात है, अजय, इनविंसिबल, अनक्वेरेबल, जिसे जीता नहीं जा सके तो अजय। इसीलिए कहता हूं ना दोस्त, पहले आप पढ़ ले क्वेश्चनों को, आपको 2-3 प्रश्न यूं ही बनते नजर आएंगे। नेक्स्ट आपका 106 बहुभाषिकता। अच्छा, 106 नहीं देखना है, चलिए जोड़ते हैं प्रश्नों से, पैसेज को प्रश्नों से जोड़ते हैं। हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह क्या? तो देखें, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, पौरुष के पूंजी भाव भूत ज्वाल, यह आपका जो है ना दिया गया है स्पष्ट रूप से, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। तो आप देखें 104 नंबर, ये आपका जो है ना 104 नंबर में जो दिया गया था, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। ये देखें आप 104 में 104 नंबर का आपका उत्तर मिल गया है दोस्त, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। यह आपका स्पष्ट रूप से क्लियर है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है। ठीक,
फिर आपका हिमगिरी तो हो गया था, आपका नागपति का विग्रह यह भी हो गया, 104 भी हो गया है, जिसे जीता ना जा सके। चलिए एकमात्र प्रश्न आपका बचा हुआ, हिमालय को यतिवर, समस्या का हल ढूंढ रहा है, भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है, समाधि में लीन है। जो हिमालय है वैसे भी आप जानते हैं हिमालय क्या है ना, हमारी रक्षा करता है। हाँ, तो साकार दिव्य गौरव विराट, साकार दिव्य रूप से, गौरव विराट रूप से खड़ा है। पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे भारत के दिव्य भाल यानी कि रक्षा कवच, मेरे भारत के दिव्य भाल। तो आप देख पा रहे हैं मेरे भारत के दिव्य भाल यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो हमारा 101 मेरे नगपति मेरे विशाल, यानी मेरे हिमालय के पति, हिमालय के राजा, पर्वतों के राजा मेरे विशाल। युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, निस्सीम यानी खुले व्योम, खुले आकाश में तन कर खड़े हैं। युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, माने खड़ा है एकदम बिल्कुल स्थिर रूप में। तो कैसी यह चिर समाधि, यह चिर यानी लगातार समाधि। यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। मेरे नगपति यानी कि पर्वतों का जो स्वामी है, पर्वतों का जो स्वामी है। आप देखें जो आपका प्रश्न है, अब प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। 101 का हमारा क्या हो जाएगा, पर्वतों का स्वामी, मेरे मतलब विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। नगपति अर्थात पर्वतों का जो पर्वतों का स्वामी है, पर्वतों का राजा है। सारे पर्वतों का राजा, सबसे बड़ा हिमालय को कहा भी गया है। नेक्स्ट आइए दोस्त देखते हैं 104 का आपका जो है 4 नंबर हो गया था, ये सारे हो चुके हैं। देखते हैं अब पेडागोजी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं मित्र। पेडागोजी सेगमेंट में आप देखेंगे 106 नंबर, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। अभिन्न जिसे अलग नहीं किया जा सकता है, जो जुड़ा हुआ है ना। चलिए तो बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विज्म क्या होती है, हमारी पहचान भी है। बहुभाषिकता देखिए संसाधन के रूप में लिया जाता है बहुभाषिकता को। बहुभाषिकता से बच्चे को सीखने को बढ़ावा मिलता है। शिक्षक को कभी भी समस्या के रूप में, त्रुटि के रूप में इसे नहीं लेना चाहिए। तो बहुभाषिकता हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति संप्रदाय, पोशाक, अलग अलग भाषा बोली जाती है। यह क्या है, भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता है, भारत की सभ्यता को इंगित करती है। संस्कृति, चलिए संस्कृति भी हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमारी संस्कृति व डैश का अभिन्न अंग है। तो चुनौती कभी भी लगेगा क्या, चुनौती का अभिन्न अंग है। हाँ, हमारी साहित्य का, साहित्य वगैरह नहीं जाएंगे, साहित्य लिटरेचर इससे बचें, क्योंकि छोटे बच्चों में साहित्य लिटरेचर का आप जो है ना कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे मूर्त रूप से सीखते हैं, ज़्यादा तार्किकता को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो दोनों विकल्प तो आपका 4 नंबर 3 नंबर कट गया, और चुनौती को आप लेंगे नहीं, 1 नंबर यूं कट गया। तो हमारा 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 107, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, कार्टून भाषा विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में तो काफ़ी सहायता करती हैं, काफ़ी जो है ना सार्थक होती हैं, सहायता से मददगार होती हैं। कार्टून होते हैं, रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं, ये सब क्या करती हैं, बच्चों को रुचिकर थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस अर्थात रुचि के सिद्धांत के तहत बच्चों में भाषा का विकास करती हैं, अर्थात सहायता प्रदान करती है। 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 108, पांचवी कक्षा की सुहानी, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। ठीक है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आप देखो पांचों सही लिखा है उसने, किन्हें सही लिखा है, आंखें, दोनों चलिए सही लिखा हुआ है। तो लेखन क्षमता, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। सुबोपली, तो वह अनुनासिक यानी वह अनुनासिक शब्द यानी अनुस्वार वाले शब्द, नाक से मतलब थोड़ा नाक का उच्चारण लेने वाले शब्द का प्रयोग वगैरह है ना। तो पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों,
आप देख रहे हैं पांचों। तो वह अनुनासिक चिन्हों के नियम का अति सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन कर रही है। अति सामान्यकरण यानी अति सामान्यकरण सभी जगह प्रयोग करते हुए, सभी जगह प्रयोग कर देना, अति सामान्यकरण, वेरी जनरलाइजेशन। तो सभी में किन्हें जो आपका है, आप देखें किन्हें जो दिया गया है, किन्हें में भी अनुस्वार है, आंखें में भी है, दोनों है, यहाँ पर भी है। और फिर उसके बाद आपका वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, गलत बात है जी। वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है, अनुनासिक चिन्ह के प्रति सजग है। आप देखिए पांचों वगैरह इस सब में भी प्रयोग होगा क्या? पांचों, तो यह सजग होता तो बच्चा गलतियां नहीं करता। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह है यानी गलतियां पाई जा रही हैं। अब देखिए, एक कहता है वह अनुनासिक प्रयोग जानती है, एक कहता है अनुनासिक प्रयोग नहीं जानती है। तो क्या हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त? हा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आप देखेंगे, सोचें, चिंतन करें, क्या हो जाएगा? 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा अति सामान्यकरण। 5 दिया गया है, किन्हें दिया गया है, कौहर्षिकार 9, आधा 9 हो एकार, अनुस्वार की जरूरत तो यहाँ पर है नहीं किन्हें में। अति सामान्यकरण सभी जगह वो अनुस्वार, जहाँ चंद्र बिंदु लगना चाहिए वहाँ भी अनुस्वार लगा दिया, जहाँ अनुस्वार लगना चाहिए वहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जा रहा है। तो सभी जगह सामान्य रूप से वह यूज कर रही है, जनरलाइजेशन का प्रयोग कर रही है। लापरवाह है, आपकी पुस्तकें कहेंगी आपके लापरवाह हैं बच्चे। लापरवाह होता तो वह प्रयोग कर ही नहीं पाती। हाँ, प्रयोग तो कर रही है ना। 1 इज द राइट आंसर। 109 नंबर, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। बच्चा पढ़ पाता है कि नहीं पढ़ पाता है, बढ़िया से इसको देखना। बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता। क्या है सहज भाषाई क्षमता? प्राकृतिक, नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से बच्चा भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, और दैनिक जिंदगी में भाषा का प्रयोग, यही भाषा शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? 3 इज द राइट आंसर। अरे यार, चौथा में भी तो आपका बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे के सहज भाषाई क्षमता को पहचानना और मौखिक, अच्छा मौखिक अभिव्यक्ति कर पाता है कि नहीं बच्चा, 4 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ। उसको पहचानना, बच्चे सहज भाषाई क्षमता को पहचानना बच्चे की, और बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक ऑरली रूप से भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, और भाषाई क्षमता अर्थात नेचुरल रूप से वह सही प्रयोग कर रही कि नहीं। जबकि विभिन्न संदर्भों में, अलग अलग अवसरों में भाषा का प्रयोग मौखिक रूप से करना, मौखिक के कारण यहाँ आपका उत्तर होगा, जो कि रटंत विद्या के बाहर होगा। 109 का 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 110। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो किससे लैस होते हैं? 2 या 3 भाषा यानी बहुभाषिकता है। तो बच्चे को पढ़ना, केवल पढ़ने से जोड़िएगा, लिखने से, रटने से, समझना, अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंड हो गया तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, संज्ञान का विकास होगा, है ना, बौद्धिक विकास होगा। तो 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है आपका 111। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना। तो देखिए शब्दावली वगैरह आपका दिया गया, शब्दावली वगैरह नहीं चलेगा, यह तो गलत हो जाएगा। शब्दावली, वोकैबुलरी, रट्टा मार, गलत। अवधारणाओं को और विषय वस्तु को समझना, यानी उसके कंटेंट को समझना, आखिर क्या कह रहा है, अच्छी बात है। अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को सीखना और उसकी विषय वस्तु यानी मेन थीम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, उसको समझना। विषय वस्तु उपयोगी, यह तो गलत। अवधारणा आपका सबसे पहले जाएगा जी, कॉन्सेप्ट। अवधारणा और शब्दावली के कारण यह कट जाएगा, तो हमारा 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 112। प्राथमिक स्तर पर
बच्चों की भाषा का आकलन, असेसमेंट आप करोगे जो, तो किस आधार पर? तो असेसमेंट करोगे, उद्देश्य उसका, पर्पस, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। यार एक ही बात है कि विविध अवसर में भाषा का प्रयोग की क्षमता है कि नहीं, उसमें विविध अवसर में उसके पठन क्षमता, उसके बोलने की कुशलता, भाषा प्रयोग की क्षमता, भाषा प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं अलग अलग संदर्भ में, यह आपका होता है पॉजिटिव टैग वर्ड। उसकी लेखन क्षमता, केवल लिखने को फोकस दे रहा है या पढ़ने को या बोलने को, तो गलत। भाषा का प्रयोग बच्चा विभिन्न संदर्भ में कर पा रहा है कि नहीं, और भाषा का प्रयोग यानी सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, चारों कौशल इसमें समाहित है। 3 इज द राइट आंसर। 113 नंबर, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? कम प्रभावी, हाँ, लुसुर टाइप का पूछ लिया जी दोस्त, हाँ। तो चलिए 3 होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वगैरह, हाँ, डिक्टेशन, कहानी कहना। देखिए कहानी कहने से क्या होता है, बच्चे जो है ना अपने कल्पना पड़कता की दुनिया में चले जाते हैं, सृजनात्मकता की दुनिया में चिंतन करते हैं। और बच्चों को यदि कहिए आप कोई भी कहानी जानते हैं तो उसे सुनाइए, तो इससे भी बच्चे का भाषा का विकास होगा। हाँ, यह तो आपका दूसरा नंबर बेस्ट वाला है जी। कहानी कहना, कहानी लिखना, बच्चे अपने शब्दों में यदि कहानी लिखेंगे, इससे भी लेखन क्षमता और उनके तार्किक क्षमता का विकास होगा। घटना वर्णन यानी कि आप अपनी जिंदगी में घटित कोई भी घटना का वर्णन करो, यह सब अपसारी चिंतन है, खुले अंत वाले चिंतन, हाँ, अर्थात आउट ऑफ द बॉक्स। तो तीनों तो विकल्प बढ़िया है। श्रुतलेख आपका जो है ना डिक्टेशन में काफी मदद करता है। श्रुतलेख लेखन क्षमता के विकास में, सुनने के विकास में, और दोनों दूसरा, तीसरा, चौथा आपके चारों कौशल में विकसित होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप से। और यहाँ कम महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है तो 1 इज द राइट आंसर। 114, आकलन की प्रक्रिया में, असेसमेंट की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया, माने केवल चटिए का नहीं असेसमेंट होता है, मास्टरों का असेसमेंट होता है जी। यह विचार क्या है? तो यह विचार पूर्णतः सत्य है, सही तो है। एक शिक्षक ने पढ़ाया, बच्चे तक वह पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बच्चे उपलब्धि कर पा रहे हैं कि नहीं, बच्चे सीख पाए कि नहीं, यह बेहतरीन रूप से आप कह सकते हैं कि पूर्णतः सत्य है। और इससे बच्चे की कहाँ त्रुटियां हुई, निदानात्मक, और बच्चे को सुधार कर देना, फिर उसके बाद उपचारात्मक, यह भी पता करते हैं, बच्चे की त्रुटि आदि पता चलती है। और शिक्षण विधि शिक्षक की कहाँ तक प्रभावी हुई, यह भी पता चलता है ना। 115, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन यानी कि भाषा को निष्पादित करना, कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे वार्तालाप करते हैं, तो क्रमिक प्रगति, देख रहे हैं, क्रमिक प्रगति ना, क्रमिक प्रगति का लेखा विकास का लेखा जोखा, और डे बाय डे लेखा जोखा, क्रमिक विकास का लेखा जोखा, ये पोर्टफोलियो में होता है। स्पष्ट रूप से आप देख लें इसको। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 116, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। क्या लिखना के अंतर्गत है? चित्र बनाना। आप छोटे बच्चों को देखें, आपकी किताब ले लेगा, ऐसे करके बुम बुम, ऐसे करके जो है ना चित्र बनाना, आपकी किताबों को गीजना शुरू कर देगा। तो यह लिखने से पहले की इकाई है, भूमिका है। हाँ, बच्चा छोटा जो है ना ऐसे ऐसे करके कलम ले लिया, 2 साल 3 साल का बच्चा, हाँ, 5 साल का बच्चा कलम ले लिया, ऐसे करके जो है ना कुछ से कुछ गीजी करता है। यह क्या है? मतलब लिखना चित्र बनाने के अंतर्गत आएगा। छोटा बच्चा वाक्य लिख तो नहीं पाएगा, शब्द लिखना, अक्षर बनाना गलत। 1 इज द राइट आंसर। अर्थात चित्र बनाता है बच्चा। चित्र बोले तो उसका ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन भी एक चित्र के माध्यम के चित्र को परिपुष्टित करता है। छोटे बच्चे के संदर्भ में देखिए ना आप, आपकी कॉपी किताब लेकर के क्या करता था? हाँ, फाड़ देता था कलम चला करके। वो चित्र बनाने से संदर्भित है, लिखना की पहली इकाई। 117, प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है कि पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण, देखिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है दोस्त? तो पढ़ने का उद्देश्य, पर्पस, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। पहला कक्षा में यदि बुक वगैरह पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का उद्देश्य वगैरह पूरी तरह तो क्लियर नहीं होता है। अनुमान लगाना, जैसे
प ढ, तो प ढ आगे क्या होता है? नौ। आप देखते समझ जाएंगे, पढ़ आ गया, आगे कुछ है तो हम लोग फटाफट कैसे पढ़ते हैं? अनुमान लगाते हैं। आगे क्या होगा? पढ़ है, ना होगा। संदर्भानुसार अर्थ, संदर्भ के अनुसार अर्थ को समझना, संदर्भ के अनुसार कंटेंट से जोड़ के अक्षरों की पहचान भी सही है, दोनों आपका सही है 3 4। तो अब देखिए पढ़ने का उद्देश्य, पढ़ने का पर्पस शुड बी क्लियर्ड, अर्थात पढ़ने का उद्देश्य आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। और बच्चों को बताते भी हैं, बेटा पढ़ी ले, लिखी ले, नवाब बन भाई रे, बाबू भैया कह ले बे, नहीं तो हमरे तरह बोझ ढोना पड़ेगा, नहीं आँखी के लोर डस डस में पोछना पड़ेगा। बच्चों में अनुमान लगाने की क्षमता का ज़्यादा विकास नहीं होता है, इसलिए 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। सॉरी, दूसरा नंबर आपका कम महत्वपूर्ण होगा। 118 भाषा अर्जन क्षमता। तो नोम चॉम्स्की महोदय लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वगैरह दिया गया था। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है स्वाभाविक रूप से, यानी सार्वभौमिक व्याकरणिक क्षमता भी जन्मजात होती है, जनरेट करता है जनरेटिव ग्रामर वगैरह, हाँ, यानी कि सारे जगह के, चाहे इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, आपका चाइना हो, सब जगह नाउन प्रोनाउन तो वही है, नाउन प्रोनाउन, लेकिन भाषा अलग हो जाती है केवल। तो व्याकरणिक क्षमता भी जन्मजात होती है। अब सतही संरचना होती है, गहरी संरचना, सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस यानी कि सतही संरचना, तो ऊपरी रूप से भाषा का ज्ञान हो जाना, व्याकरण का ज्ञान हो जाना। और डीप स्ट्रक्चर, डीप अर्थात डीप स्ट्रक्चर अर्थात क्या है? गहरी संरचना। तो गहरी संरचना पूर्णतया विकसित हो जाना, व्याकरण का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, तो यह भी नोम चॉम्स्की ने दिया है। तो खैर भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, माँ के गर्भ से ही बच्चा जो है ना अपनी मातृभाषा को सुनना शुरू कर देता है और उसे ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है मातृभाषा मदर टंग के लिए, और बच्चा जन्मजात रूप से इनबॉर्न कैपेसिटी से सीख लेता। 3 इज द राइट आंसर। 119 प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा रहा है। देखेंगे दोस्त, कहा जा रहा है क्या? हाँ चलिए देखेंगे। कहता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो टेलीविजन, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र। यस, बाल साहित्य, क्योंकि रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं, बच्चा आकर्षक रूप से रुचि के सिद्धांत के साथ लुभाता है। नन्हे सम्राट हो, चंपक हो, हाँ, या मतलब कौआ, हाथी और खरगोश, नन्ही चींटी, रंग बिरंगी तस्वीरें होती हैं, बाल साहित्य की ओर ज्यादा आकर्षित होता है बच्चा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन टीएलएम मटेरियल्स के रूप में आप यूज कर सकते हैं। टेलीविजन वगैरह ये तो बाद की बातें हैं जी, कंप्यूटर बाद की बातें, समाचार पत्र उतनी ज़्यादा रंगीन तस्वीरें नहीं होती जितने की बाल साहित्य में। और बच्चों की किताबें में रंग बिरंगी तस्वीरें होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कहानी के माध्यम से होनी चाहिए, तो कहानी वगैरह तो होती ही है बाल साहित्य में, तो बाल साहित्य हमारा 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए, मदर टंग का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, तो यह बात क्या है? तो स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, नैसर्गिक है, यानी कि प्राकृतिक है। कहता है मातृभाषा का प्रयोग करते हो, मदर टंग का, हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो जो भी मुझे कहना है, तो सबसे पहले भीतरी रूप से हम सोचते हैं, तो किस में? मातृभाषा में। जैसे कल हम ओकरा से मिलने जाओ, हाँ, तो हम अपनी भाषा में, मातृभाषा में उसे कहते हैं। अंग्रेजी सीख रहे हैं लेकिन फिर भी अंग्रेजी में नहीं, मातृभाषा में करते हैं। और मातृभाषा हमारे स्वाभाविक होती है, नैसर्गिक होती है, प्राकृतिक होती है। अनुचित है गलत, निंदनीय है गलत, विचारणीय है, हाँ विचार करते रहो जी, तो स्वाभाविक हमारा हो जाएगा, अर्थात नेचुरल होता है ना। तो 120 का 2 इज द राइट आंसर, 2 नंबर। चलिए मित्र, उम्मीद करता हूँ कक्षा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कृपया, आपका सहयोग हमारी प्रेरणा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।